गुड आफ्टरनून क्लास। बताओ क्या पढ़ा था। देखो अभी तक टाइम पास टॉपिक ही चल रहा था, आज से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, बस एक केस फ्लो हमने काम का पढ़ा था कल, है ना। देखो ये सारे आर्टिकल्स आर्टिकल सबको याद हो गए। आर्टिकल्स फिर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन क्या है, कि सब हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल साथ में पढ़ने होते हैं, है ना। फिर हमने रेमेडीज पढ़ी थी कि यहाँ पे रिट की रेमेडी है, स्पेशल लीव की है और अपील्स की रेमेडीज है। ठीक है, उसके बाद हमने केस पढ़ा था। बताओ कौन बताएगा। पूछती हूँ मैं, वनीशा बताओ क्या बताओगे। रुको, लोकस स्टैंडी क्या होता है बताओ। लीगल रॉन्ग ही होता है लोकस स्टैंडी खुद ही। बताओ क्या होता है लोकस स्टैंडी मनीषा। हाँ इंजरी आगे अगर हो जाए तो इंजरी क्या आगे कुछ तो होगा, आगे पीछे। कौन बताएगा। रिधिमा, लोकस स्टैंडी क्या होता है। लोकस स्टैंडी क्या होता है बताओ। तुम बेसिक मीनिंग तो बताओ, कम से कम क्लास में तो थे, चलो घर जाके नहीं भी रिवाइज किया होगा। हम्म हम्म इलीगल बर्डन या वायलेशन करते हो। वायलेशन किसका हो सकता है, या तो लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हाँ फिर तो उससे क्या। हेल्पलेसनेस और डिसेबिलिटी की वजह से वो सूट फाइल नहीं कर पाता, तो फिर कौन कर सकता है। एनी मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का कोई भी मेंबर उसके लिए केस कर सकता है, एक्शन ले सकता है। किसकी चीज के लिए करेगा, ऑर्डर, डायरेक्शन या फिर रिट। ठीक है, रिड्रेस सीख करने के लिए, ताकि उसको क्या मिल जाए, न्याय मिल जाए, या फिर जो भी वो चाहता है वो कंपनसेशन एंड ऑल वो मिल जाए। समझ में आई चीज। इसको क्या बोलते हैं, लोकस स्टैंडिंग। ठीक है, इसी से रिगार्डिंग हमने केस लॉ पढ़ा था। केस लॉ का नाम क्या था, जयपुर डिवीजन इरिगेशन एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस। ये वर्सेस में डिफेंडेंट में गवर्नमेंट की वाली राजस्थान की गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया है। हाँ तो इसमें क्यों किया है गवर्नमेंट के खिलाफ केस, क्योंकि हाँ फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं ना। ये पूरे चैप्टर 14 में आपके फंडामेंटल राइट्स की बात है। तो फंडामेंटल राइट्स या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ भी हो रहा है तो किससे मांगे जाते हैं, ये गवर्नमेंट से। इसलिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस है। क्या हुआ था इसमें सरप्लस डिक्लेयर कर दिया था। सिंगल बेंच वालों के बोला कि नहीं मेंटेनेबल नहीं है। जिसके साथ बुरा हुआ है, जिनको सरप्लस की, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस करे, क्योंकि फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को मिलते हैं, कोई यूनियन को नहीं मिलते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। फिर डिवीजन बेंच ने क्या बोला, रिवर्स किया डिसीजन को और वापस से भेजा उनके पास। उनको बोला मेरिट्स पे डिसाइड करो, अपनी मर्जी से मत डिसाइड करो। समझ में आई चीज। फिर हमने ये एसपी वाला, एसपी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस, ये नाम याद करो ना करो, ये पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी लीगल इंजरी होती है, लीगल रॉन्ग होता है आपके साथ, है ना, किसकी वजह से हो रहा है ये, फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स और इलीगल बर्डन की वजह से हो रहा है। तो फिर, और अगर आप केस नहीं कर पा रहे हो, या तो किसी पर्सन के साथ या फिर डिटर्मिनेंट क्लास ऑफ पर्सन के साथ अगर हो रहा है, तो वो केस नहीं कर पा रहे। पोवर्टी, डिसेबिलिटी या फिर हेल्पलेसनेस की तरह, या कोई भी तरह से सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड सिचुएशन है, डिसएडवांटेजेस पोजीशन में केस नहीं कर पा रहे, तो एनी मेंबर फ्रॉम द पब्लिक क्या कर सकता है, सूट मेंटेन कर सकता है, जिसमें वो क्या मांगेगा, ऑर्डर, डायरेक्शन या फिर रिट, रिड्रेस सीख करने के लिए। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। 32 किसका है और 226 आ जाओ। अब हमें स्टार्ट क्या करना है आज, फंडामेंटल राइट्स जो हमें एक्चुअल में पढ़ने हैं वो वाली चीज। देखो फंडामेंटल राइट्स में तुम्हें पता है 12 to 35 किसके होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के होते हैं। 12 में क्या लिखा हुआ है,
12 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट। 13 में लॉ। 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, 14 टू 32 किसके हैं? फंडामेंटल राइट। 33 से 35 वो मिसलेनियस प्रोविजन, जनरल प्रोविजन से उनका वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एसेंशियल ह्यूमन राइट्स इन द फॉर्म ऑफ एसेंशियल ह्यूमन राइट्स, सबको मिलने चाहिए, पार्ट 3 के अंदर। और साथ के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो जो कहाँ पे? पार्ट 4 के अंदर है, ठीक है। फिर इन्होंने वापस से वही बोला है कि भाई गवर्नेंस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो गवर्नेंस में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? गवर्नेंस में। गवर्नेंस क्या होता है? हाँ, गवर्नेंस मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए और लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। तुम्हारे सब्जेक्ट है वैसे प्रोफेशनल गवर्नेंस का पूरा। सीएस का मेन काम गवर्नेंस ही होता है। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ तो एक ब्रांच है बस, गवर्नेंस का काम सीएस का ही होता है। समझ में आई चीज कि कंपनी में गवर्नेंस इंप्लीमेंट कराना है, तो ये तो कंपनी के गवर्नेंस का काम सीएस का है। और ये पूरे कंट्री के गवर्नेंस किसके थ्रू होता है? अरे भाई तुम्हें क्या हो रहा है बताओ? कंट्री का गवर्नेंस किसके थ्रू होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू। समझ में आई चीज? फंडामेंटल राइट्स मस्ट नॉट बी रेड इन आइसोलेशन, हमने पढ़ा हुआ है ना, किसको आइसोलेशन में रीड थोड़ी ना करना होता है। फंडामेंटल राइट्स को किसके साथ रीड करोगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वही वही बातें लिखी हुई। देखो इसको एक बार देख लो, ये सी सेट वाले बच्चों को तो नॉस्टैल्जिया हो गया होगा थोड़ा सा, ये वही चार्ट है, वहीं से उठाया। राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या आता है? प्रोहिबिट अनइक्वल ट्रीटमेंट, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, और डिमांड्स इक्वल ट्रीटमेंट। पॉजिटिवली क्या बोल रहा है भाई? पॉजिटिवली बोल रहा है कि सबको बराबरी रखो, बराबर रखो, और नेगेटिवली क्या बोल रहा है? कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ठीक है। तो वहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, दोनों है, ठीक है। तो तुम्हारे पूछेंगे क्या तुमसे से राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, ऐसे पूछेंगे एग्जाम में? नहीं। आर्टिकल 14 किसका है ये पूछेंगे? नहीं। तो तुम्हें क्या कब काम आएगा? ये तुम्हें देंगे केस लॉ, फिर तुम्हें बताना पड़ेगा इसमें आर्टिकल है ना 14 अफेक्ट हो रहा है, फिर तुम्हें बताना पड़ेगा आर्टिकल 14 क्या बोलता है। तो एक डेफिनेशन है, बस वो याद करनी है, ये याद करो इसको। द स्टेट, स्टेट कौन है? गवर्नमेंट। द स्टेट शेल नॉट डिनाई to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India। इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है। जब भी आर्टिकल 14 का क्वेश्चन आए तो एक चीज पहले तुम ये डिस्क्राइब करोगे कि आर्टिकल 14 होता किसका है, उसके बाद केस लॉ लिखोगे। आंसर राइटिंग तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, तुम्हें बताती हूँ। एक केस पढ़ लो, उसके बाद मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनका आंसर हमें कैसे लिखना होता है, ठीक है। मेन मार्क्स तो उसी के हैं, समझ में आई चीज। फिर देखो क्या बोला इन्होंने, आर्टिकल 14। अब ये सब फालतू बातें पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत कॉर्नरस्टोन है इंडियन डेमोक्रेसी का, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, पता है हमें, तभी हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ते। फिर देखो क्या है, आर्टिकल 14 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को बोलता है कि मना है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज नहीं बनाना, ये सब बोलता है। द सेड आर्टिकल इज क्लियरली इन 2 पार्ट्स। It commands the state not to deny any person equality before law. It also commands not to deny the equal protection of law। अब उसी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एक बार ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, काम सिर्फ यही आएगी लिखने के लिए। अब देखो क्या है, अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये डिफरेंट सिचुएशन में अलग ट्रीटमेंट देना होता है इसको। इन्होंने क्या बोला है कि भाई इक्वालिटी इज फॉर इक्वल्स एंड अनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी इज फॉर अनइक्वल्स। क्या बोला मैंने? इक्वालिटी इक्वल्स के लिए और इनइक्वालिटी अनइक्वल्स के लिए। सही बात है ना, गलत बात क्या है इसमें? अगर कोई इक्वली एक पोजीशन में स्टैंड कर रहा है तो उनमें बराबरी दो ना, कोई है ही नहीं, दोनों में आपस में बहुत डिफरेंस है, उनको कैसे बराबर रख दोगे? मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मान लो एक सीएस की पोस्ट पे है और एक वॉचमैन है, उनको तुम दोनों अनइक्वल्स नहीं है क्या, है ना, कुछ भी नहीं है, तो इनका ट्रीटमेंट भी अनइक्वली करोगे, इनको दोनों को अनइक्वली ट्रीट करोगे, डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा वहां पे तुम्हें। सेम तराजू पे कैसे तोल सकते हो तुम उनको? समझ में आई चीज? ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है इन सब में कि भाई इक्वालिटी भी ना एक हद तक ही दे सकते हैं हम लोग, उसके बियॉन्ड नहीं दे सकते हैं। समझ में आई चीज? जहां तक रीजनेबल हो, और वैसे भी ग्राउंड्स तो खुद ही वही बताता है, आर्टिकल 15 बताता है, ग्राउंड्स तुम्हारे है नहीं, बट आर्टिकल 15 ये तो बोलता है कि भाई कास्ट के बेसिस पे, हाँ, इकोनॉमिक व्हीकल जैसे हो गए, या फिर
रिलीजन के बेसिस पे मत करो, जेंडर के बेसिस पे मत करो, तो वो बता रखा है ना, उन बेसिस पे मत करो। बाकी जगह अगर अनइक्वल तुम्हें दिखते हैं कोई दो लोग, तो दोनों में हम लोग तो अनइक्वली ट्रीट करेंगे, उनको इक्वली क्यों करेंगे? ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक बात है। अब देखो आ जाओ, केस लॉ आ रहा है, याद करने के सारे केस लॉ, सारे नहीं, जो मैं बोलूँ वो तो कर ही लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा हाँ रटने पड़ेंगे एकदम अच्छे से। एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, याद करो। देखो इसमें क्या था, देखो इसमें ना कुछ रेगुलेशंस थी एयरलाइन गाइडलाइंस की, रेगुलेशन है, एयरलाइंस एक्ट वगैरह होते हैं, वो अपने इंडिविजुअल एक्ट्स बना के रखते हैं, उसमें ना कुछ रेगुलेशंस थी जो कि थोड़ी उटपटांग थी। क्या रेगुलेशन थी कि अगर कोई एयर हॉस्टेस है ना 35 ईयर्स की हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगी। समझ में क्या है? 35 ईयर्स की होते ही मतलब 35th बर्थडे पे ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगी। या फिर ज्वाइनिंग से 4 ईयर्स के अंदर अंदर अगर उसकी शादी हो गई, मैरिज हो गई, तो भी वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगी। समझ में आई चीज? या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी पे वो रिटायर हो जाएगी, है ना, उठपटांग। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब वो जो क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट है या जो भी है, जो मेल है, उन पे कुछ नहीं है ये सब, कि एक तो तुम्हें ना यंग लगना है, ठीक है, एक प्रेगनेंसी पे तुम्हें निकाल रहे हैं, शादी हो रही तो निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समझ में आया है ना, फालतू प्रोविजन। इसमें एक क्लॉज ये था कि ये 35 को इंक्रीज करते करते 45 ईयर्स तक ले जा सकता है मैनेजर। अगर उसको ऐसा लगता है एमडी को, डायरेक्टर को, कि भाई तुम मेडिकली फिट हो, तो ये 35 को हर साल इंक्रीज करते करते कहां तक ले जा सकता है? अप टू 45 ईयर। तो ये पूरी रेगुलेशंस दे रखी थी, बकवास ये है ना। इसको क्या डिक्लेयर किया था कोर्ट ने कि ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल्कुल ही क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक मैंने तुम्हें वर्ड सिखाया था, ये बिल्कुल क्या है? आर्बिट्रेरी, फालतू ही है और क्या है, आर्बिट्रेरी है। इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए, मतलब हटाना चाहिए, समझ में आया। और ये एक वायलेटिव है किसके? ऑफ आर्टिकल 40, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है साफ साफ। याद हो गया? केस का नाम बताओ, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, नरगेश मिर्जा, ठीक है, आ जाओ। डायरेक्टर पे जो ये सब जिसने लगा रखे थे लॉज, हाँ देखो आ जाओ, सुनो। रेगुलेशन 46 and 47 of Indian Airlines regulation was in question, which provides that an air hostess will retire। अब देखो ये इतना याद कर लो कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम केस का नाम लिखो और लिख दो कि उसमें रेगुलेशंस थी एयरलाइन रेगुलेशंस। अब एग्जैक्ट रेगुलेशंस का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 46 47 ये सब, ठीक है, लिख दो क्या? एज पर सम रेगुलेशंस ऑफ एयरलाइन रेगुलेशंस, क्वेश्चन में थी क्यों, विच प्रोवाइड्स दैट एन एयर हॉस्टेस विल रिटायर फ्रॉम द सर्विस अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 35 ईयर्स और ऑन मैरिज विद इन 4 years of service और on first pregnancy whoever found earlier, but the managing director had the discretion that he may extend the age of retirement 1 year at a time beyond the age of retirement जो कि 35 years है, up to the age of 45 years at his option, अपनी मर्जी से, if an air hostess was found medically fit। ये पूरे रेगुलेशन का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। ये पता है पूरा केस नहीं है, अभी क्या हुआ था, कौन क्या था, नरगेश मिर्जा का क्या इंटरेस्ट था, ये सब हमें नहीं दे रखा ना, हमें जानने की जरूरत है। हमें बस एक्सट्रैक्ट दे रखा है जो आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग है। समझ में आई चीज? देखो आ जाओ। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द क्लॉजेस, कौन से क्लॉजेस? ये जो ये 35 ईयर्स, प्रेगनेंसी और ये सब है, रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड प्रेगनेंसी, तो उनको 35 ईयर्स और वो भी बात बेकार ही है, लेकिन उनको तो प्रेगनेंसी वाली चीज तो बिल्कुल समझ नहीं आई। प्रेगनेंसी कोई रीजन होता है क्या रिटायर करने का, किसी को काम से निकालने का? प्रेगनेंसी पे तो मैटरनिटी बेनिफिट और मिलता है, तुम घर पे बैठो पैसे आएंगे, है ना। समझ में आई चीज? तो ये तो बिल्कुल ही उल्टी चीजें कर दी इन्होंने। रिटायरमेंट एंड प्रेगनेंसी ऑफ द रेगुलेशन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर स्ट्रक डाउन, उसको हटा दिया गया, ठीक है।
फिर क्या हेल्ड किया गया, द रिटायरमेंट ऑफ एयर हॉस्टेस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी वॉज अनरीजनेबल एंड आर्बिट्रेरी एंड इट वॉज इन द वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। समझ में आई चीज? ये कुछ वर्ड्स है जिनको तुम्हें ना याद कर लेना चाहिए, हर आंसर में तुम बोलते हैं चिपका सकते हो, जैसे ये अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, आर्बिट्रेरी हो गया, स्टक डाउन किया गया, वायलेटिव है, ये हर आंसर में तुम्हारे दिख सकता है, कोई भी है। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आएगा कि मिस सुनीता है, ठीक है, उसने अभी अभी है ना एग्जाम क्लियर किया है और ट्रेनिंग भी, अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, ठीक है, और उसने अभी अभी एयरलाइंस ज्वाइन करी है, ठीक है, और उसका जो बॉस है उसने उसको एक पॉलिसी दी है, उसमें एयरलाइंस रेगुलेशंस हैं जिसमें ऐसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी पे रिटायरमेंट हो जाएगा, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, और मिस सुनीता ऑफेंड हुई है इस बात पे, तो उसने कर दिया केस फाइल, ठीक है। तो बताओ कि वेदर द सूट इज मेंटेनेबल और नॉट, वेदर हिज हर सूट इज टेनेबल और नॉट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। टेनेबल मतलब मेंटेनेबल है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, पहले तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, और व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन, या व्हाट शुड बी द जजमेंट, या ये सब, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ? आर्टिकल 14 क्या होता है, हेडिंग, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, वो स्टेट नॉट डिनाई वाली लाइन, वो क्या होता है, उसके बाद तुम बताओगे क्या, नहीं डायरेक्ट नहीं बता सकते हम लोग, सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, आर्टिकल 14 की वो लाइन लिख दी, ठीक है, उसके बाद क्या बताओगे, फैक्ट्स, हाँ फैक्ट्स बताओगे कि भाई ये हो गया है इस केस के अंदर, ये 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट अगर 1-2 लाइन में खत्म कर सको तो और भी अच्छी चीज है, अगर यही तुमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, हाँ, तो वो इरिटेट हो जाएगा, अरे लाइन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तुम बस 1 लाइन में बताओगे केस में क्या हुआ है, इससे ज्यादा नहीं बताओगे। समझ में ये चीज, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में है ना उसके पास, क्वेश्चन को क्या रिपीट कर रहे हो, फैक्ट्स क्वेश्चन वाले बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन में गिवन जो फैक्ट्स है। हम्म 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 कि वो ऑफेंड हो गई और पॉलिसी में ये चीजें थी जिसको जो सुन के उसको अच्छा नहीं लगा, डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब जो आईसीएसआई स्टोरी बना के देता है ना, वो हमें आंसर में नहीं लिखनी होती, वो तो इसलिए बताता है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, तुम्हारा पेपर छूट जाए। समझ में ये चीज, वो हमें आंसर में नहीं लिखना होता है, ये सारी चीजें क्लियर हुआ। फिर देखो क्या है, इसके बाद क्या लिखोगे, द गिवन केस, देखो लैंग्वेज बता रही हूँ मैं, द गिवन केस एग्जिबिट या शोज जो भी है, एग्जिबिट सिमिलर सिचुएशन as was in the decided case law of Air India versus नरगेश मिर्जा। नहीं, अरे तुम क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, जितना याद कर रहे हो तो कर लो पहले। और नहीं है तो एज पर द डिसाइड केस लॉ। देखो ये लैंग्वेज तो हम तभी लिख सकते हैं जब हमें केस लॉ का नाम याद हो, कि एग्जिबिट सिमिलर सर्कमस्टांसेस उसमें हुआ था, है ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते कि एग्जिबिट सिमिलर सिचुएशन एज वाज इन द सम डिसाइडेड केस लॉ, तो उल्टी लैंग्वेज हो गई ना, तो ऐसी इतनी खतरनाक लैंग्वेज हम तभी लिख सकते हैं जब हमें केस लॉ का नाम याद हो। As per the decided case law, it was held that this and that, and in the given case, the same situation have happened and same judgment will be covered. ऐसे कुछ लिख सकते। हाँ, समझ में आई चीज, ये लिखा तुमने। अब इसके फैक्ट्स बताओ जो तुमने अभी अभी पढ़े हैं, एग्जैक्टली जो भी थे, रेगुलेशन ये बोलती है वो बोलती है, और लास्ट में कोर्ट का जजमेंट क्या आया इस पे, ठीक है। फिर अपना कंक्लूजन लिखोगे कि सिंस एयर इंडिया में ये चीजें आई थी, यहां पे भी यही होगा। समझ में आई चीज, कि वहां पे कंक्लूजन क्या आया था कि वायलेटिव है, ये सब है, और यहाँ पे भी सेम सुनीता का जो
कंक्लूजन में है ना वर्ड वापस से जो नाम दे रखा है ना वो आना चाहिए तुम्हारे कंक्लूजन में, जो क्वेश्चन में दे रखा है। इस सुनीता को लेके आना पड़ेगा तुम्हें आंसर में, तब तुम्हारा आंसर सही है। समझ में आई चीज? बोलोगे तुम कि सुनीता एकदम सही है, उसको ये जजमेंट और ये रेमेडी मिलेगी, और ये जो रेगुलेशन जो पॉलिसी में क्लॉजेस है वो फिर स्ट्रक डाउन किए जाएंगे। नहीं लिख सकते हैं, आपको दे रखा है ना नाम, नहीं दे रखा तो अलग बात है, तब तो आप लिख सकते हो। नाम दे रखा, नाम आना चाहिए आंसर में। ये ऐसा आंसर कर तुमने पूरा लिखा जिसमें तुम्हारी लैंग्वेज भी अच्छी है, जिसमें तुमने केस लॉ भी लिखा है, जिसमें तुमने सीक्वेंस में आंसर राइटिंग भी करी है, कंक्लूजन भी मेंशन किया है, कंक्लूजन में जो नाम दे रखा था उससे कनेक्ट भी किया है, 2 लाइंस में फैक्ट्स बताए, तब तुम्हारे 5 मार्क्स आएंगे। और अगर अभी भी उसका मूड खराब है तो 4 आ जाएंगे, नहीं तो 2 3 ऐसे आएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसे चेकिंग होती है तुम्हारी। एक मैं बता रही हूँ ताकि बाकी जितने भी केस लो है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि मैं पढ़ना कैसे है। क्लियर हुआ? ऐसे लेबर लॉज में बताती रहूंगी आंसर राइटिंग तुम्हें बीच बीच। हाँ हाँ, मैं तो केस स्टडीज ही बनाती हूँ वैसे भी। मैंने तो इनको भी केस स्टडी दिए थे प्रोफेशनल वालों के, उनके पास तो बुक होती है ना ओपन बुक में, तो भी केस स्टडी दिए थे मैंने। देखो आ जाओ भाई, केस स्टडी आनी चाहिए, मतलब वो तो तुम ऐसे ही कर लोगे, कुछ तो लिखोगे तामझाम, तो वो तो ऐसे आ जाते हैं, और आता भी नहीं है इतना। देखो लेबर लॉस थोड़ा डायरेक्ट आता है, पर मैं तो सबसे हार्ड लेवल ही पढ़ाती हूँ ताकि तुम्हें हर पेपर इजी लगे। मैं इजी नहीं पढ़ाती हूँ। कल मेरे को बच्चे बोल रहे थे D1 D2 वाले, ये जो तुम्हारे है ना जिनका दिसंबर अटेम्प्ट वाले हैं, ये मुझे बोलते मैम आप तो बहुत हार्ड पढ़ाते, पेपर तो हमें बहुत इजी लगा, और इजी लगा इसलिए हमें समझ ही नहीं आया। मैंने बोला तुम पागल वागल तो नहीं हो? बोलते मैम आपने बहुत हार्ड लेवल हमें पढ़ा दिया तो हमें इजी समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला ये कैसा डाउट है तुम्हारे, कैसे कंफ्यूजन है तुम्हारी? मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए ना तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत इजी पेपर है। मैंने बोला हार्ड ही पढ़ो, जो सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वैसे पढ़ा करो, ताकि कितने ही हार्ड बना लेंगे, उससे बियॉन्ड तो नहीं जा सकते। तो मैं जो क्वेश्चंस बताती हूँ ना वो हार्डेस्ट होते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा तुम्हारा पेपर कभी भी। समझ में आया? देखो कंपनी लॉ का नहीं कह सकती मैं, कंपनी लॉ में कुछ भी करते हैं वो लोग, यहाँ मैं बता सकती हूँ तुम्हें। देखो आ जाओ, दूसरा केस कौन सा है याद करने के बिल्कुल, DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक और रूल लिखा हुआ था। इन्होंने बोला था कि एक सर्टेन डेट हम फिक्स करते हैं, उससे पहले पहले जो रिटायर हो गया ना उसको तो हम पेंशन दे देंगे, और उसके बाद जो भी रिटायर होगा ना उसको हम पेंशन नहीं देंगे। हाँ तो बकवास ही कर रहे हैं, ऊपर वाले में कौन सी इन्होंने समझदारी वाली बात करी थी? समझ में आई चीज? इस केस में क्या बोला था इन्होंने कि एक सर्टेन डे हम लोग डिसाइड करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जो उससे पहले रिटायर होगा उनको तो पेंशन मिल जाएगी, जो बाद में होगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अब अगेन ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज हो गई है बिफोर रिटायरिंग एंड आफ्टर रिटायरिंग के बीच में। ठीक है, तो उन्होंने बोला ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और रूल्स तुम बनाते ही क्यों हो कि बाद में स्ट्रक डाउन करना पड़े। सही बात है ना? देखो क्या है द सुप्रीम, अब ये भी केस तुम्हें कोई सा भी केस पूरा नहीं दे रखा, बस एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, तो तुम्हें भी उतना ही याद करना है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल 34 ऑफ द सेंट्रल सर्विस पेंशन रूल्स, ठीक है, तो लिखा हुआ था पेंशन रूल्स के अंदर, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, एंड वॉज स्ट्रक डाउन ऑन द ग्राउंड that the classification made by it between the pensioners retiring before a certain date and retiring after that date was not depend upon the rational principle। rational principle क्या होता है? जिसमें तुमने दिमाग लगाया है, कोई सिस्टम है, उस पर डिपेंड बेस नहीं था वो, बट क्या था? आर्बिट्रेरी था, एंड वायलेट्स द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई चीज? DS नकारा के अंदर क्या हुआ था, बिफोर एक डेट फिक्स कर दी और बोले जो पहले होगा उनको पेंशन मिलेगी, जो बाद में होगा नहीं मिलेगी। फालतू चीज थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि इसको हटाओ, स्ट्रक डाउन करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेरी है और वायलेटिव है आर्टिकल 14 के। तो हमने क्या पढ़ लिया? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में हमने 2 केसेस पढ़े, पहला एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, दूसरा DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों का नाम याद होना चाहिए, दोनों के फैक्ट्स याद होने चाहिए। समझ में आई चीज? अब तुम्हारा आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें भी सब बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, देखो सबको इक्वल ट्रीट करना है इन द अपॉर्चुनिटी मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट, जो किसके अंडर आता है? टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो ऑफिस अंडर द स्टेट का मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं हो गया क्या? ये बोल रहे हैं,
समझ में आई चीज? नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. समझ में आया? अब वो बेसिक चीज बोल रहे हैं. पहला वाला पॉइंट क्या हो रहा है? पॉइंट नंबर 1 कि भाई इक्वल है सब. दूसरे में क्या बोल रहा है कि इन ग्राउंड्स की बेसिस पे तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. समझ में आई चीज? इसके भी एक्सेप्शन होते हैं कि अगर किसी को याद हो तो, सी सेट वाले बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है कि नहीं है, उसी से तो दुख है जनरल वालों को. सही बात है. मंदिर वाला क्या था? रिलीजन. देखो इन्होंने 3 चीजें बना रखी जो एक्सेप्शन होते हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है. हाँ, पहला क्या है कि अगर मान लो कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब जेडीए गवर्नमेंट जॉब में आएगी. जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए पता है ना तुम सबको? हाँ, तो वो क्या है? लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट जॉब. वहां पे तुम्हें एक वैकेंसी है, पोस्ट है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु आर द रेजिडेंट्स ऑफ जयपुर आर एलिजिबल. ये डिस्क्रिमिनेशन है क्या? क्यों? उनकी जॉब रिक्वायरमेंट ही यही होगी भाई. उनको चाहिए होगा कि कोई जयपुर का लोकल आदमी हो जिसको जयपुर का चप्पा चप्पा पता हो. तो ऐसी कंडीशन डालना कोई डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है क्या? नहीं डाल सकते हैं, अलाउड है. तो रेजिडेंस के ऊपर वो लोग ये चीज डाल सकते हैं. पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बन सकता है जो ये बोले कि भाई क्या, कि आप ना रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट डाल सकते हो गवर्नमेंट जॉब से. पहली चीज तो वो हो गई. दूसरी चीज, रिजर्वेशन चलता है कि नहीं चलता है SC ST वालों के लिए? विधि तुम कर क्या रहे हो? घूम के कैसे पढ़ रहे हो तुम? मेरे को समझ नहीं आ रही है बात. समझ में आया? दूसरा क्या है? रिजर्वेशन. SC ST वालों के लिए ऑब्वियसली कोटा है अलग से, तो वो तो चल ही रहा है, उसी से तो दुखी है सब. समझ में आई चीज? हाँ, अपन जनरल हो गया. अब जनरल वालों के नहीं चल रहा कुछ भी. वो अलग चीज है, पर मिल रहा तो है ना बेनिफिट. जनरल वालों का तो कोई है ही नहीं हिसाब किताब. वो बात है मेन. तो फिर है रिलीजन. देखो वैसे तो बहुत अच्छी बात है, CS में से कोई फालतू चीज नहीं है. या तो यहाँ सिर्फ टैलेंट चलता है, यहाँ पे कुछ कास्ट वास्ट कुछ भी नहीं है. अगर अच्छा स्टैंडर्ड का लिखा है तो मिलेगा मार्क्स, नहीं तो नहीं मिलेगा. सीधा सॉर्टेड है. पास वही होगा जो लायक होगा. मेरे को ये बात हमेशा से, मेरे को जब चूज करना था ना कोई फील्ड, तो मेरे को सबने बोला था कि अरे इतना पढ़ना पड़ेगा, UPSC RAS वो सब देख ले. मैंने ये बोला था कि देखो जनरल वालों का कुछ नहीं रखा उन्होंने, थोड़ा सा हाँ पागल नहीं बनना. और ये मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी लगी थी इन कोर्सेज की, इसलिए इतनी अलग रिस्पेक्ट है इस चीज़ की. ICI और ICSI की रिस्पेक्ट है इसमें करने की बात है कि उन्होंने एकदम ऐसे नॉन बायस्ड चीज कोर्स करवा रहे हैं. वो तुम्हें समझ में? देखो क्या है ये हुआ. और लास्ट क्या होता है? रिलीजन के बेसिस पे. अब कोई टेम्पल है जो कि कहाँ है, किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है. तो टेम्पल का जो पंडित होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है क्या? गवर्नमेंट से आ रहा है उसके पास पैसा. तो तुम ये बोल दोगे क्या कि ये तो रिलीजन के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वो हिंदू नहीं होना चाहिए? अच्छा लगेगा चर्च में पंडित जी जाएंगे ऐसे, है ना, वो फादर मोमबत्ती लगा रहे हैं वहां पे मंदिर में. हाँ, तो बोर्ड में भी वो कौन सा वो लगा सकते हैं ना रिस्ट्रिक्शन खुद के. और देखो पब्लिक, हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया, लेकिन नॉर्मल में कौन सा फादर बैठ रहे हैं वहां पे मंदिर में? नहीं बैठ रहे ना. वही वाली चीज है. और रिलीजन तो बहुत दूर की बात है, कास्ट भी तो होती है वहां पे फिक्स, ब्राह्मण ही तो बैठते हैं. समझ में आई चीज? तो वहां तो कास्ट भी स्पेसिफाइड कर सकते हैं. इसको तुम डिस्क्रिमिनेशन मानोगे क्या? नहीं. अरे भाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे लोगों के. तो उन्होंने बोला उसमें डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है रिलीजन के बेसिस पे. यहाँ तक कि कमिटी जो बैठती है ना, जो आप बोल रहे हो जैसे खाटू श्याम जी कमेटी है, उसमें भी सिर्फ हिंदू ही होंगे, ये भी वो डाल सकते हैं. हाँ, तो वो भी डाल सकते हैं. वो तो प्राइवेट हो गया, फैमिली वाला तो थोड़ा. लेकिन ये किसके अंदर आएगा? उसके अंदर आएगा. हाँ, इसी फैमिली से चलाएंगे. हाँ डाल सकते हैं. इसमें इसको डिस्क्रिमिनेशन में नहीं डालेंगे. इसको मैं RRR बुलाती हूँ. मूवी आई थी ना, नहीं देखी तुमने? देखी तो मैंने भी नहीं. या नहीं देखी भाई, टाइम मिलना चाहिए इंसान को मूवी देखने के लिए. RRR क्या क्या है? रेजिडेंस, रिलीजन और रिजर्वेशन है.
याद हो गया? इसकी तो मैं काफी सारी लैंग्वेज दे रखी है, एक मैं रीड कर रही हूँ. नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट पार्लियामेंट from making any law prescribing in regard to class or classes of employment or appointment to any office under the government of or any local or other authority. ठीक है? Within state or UT, any requirement as to the residence within that state or UT prior to such employment or appointment allowed है. समझ में ये चीज? दूसरा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. रिजर्वेशन. दूसरा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द रिलीजियस or denominational institution or member of the governing body thereof shall be person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. बोलो बोलो. मतलब उनको पोस्ट फिक्स करनी पड़ेगी किसके फेवर में? बैकवर्ड क्लासेस के, उनके लिए. मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, यू आर भी लिख सकते हो, दोनों सही है. देखो आ जाओ, समझ में आया? अब देखो एक इसमें काम की चीज तो क्या थी. देखो आर्टिकल 16 अश्योर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अब वो जो हमने पढ़ा है उसी को वापस से लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको. कुछ काम का नहीं है. इसमें एक चीज और है जो कि इंपॉर्टेंट है. देखो ध्यान से सुनो. आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है? सब इक्वल है. ठीक है, बट इसका कुछ एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन में क्या आता है? आरआरआर